हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवंस। आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक बेटा, नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ओके, अच्छा चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे बेटा। देखो, डी और एफ ब्लॉक की बात करें उससे पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का आपको एक पोर्शन समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना। 11th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से डिस्कस किया था, अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना बेटा। देखो, इस टाइप से अपनी पीरियोडिक टेबल रही थी, क्लियर है ना। अब इसमें क्या रहता था बेटा कि यहाँ से इतना पोर्शन इस तरीके से दो भागों में बटा हुआ था। ये होता था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। इधर वाले को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। पी ब्लॉक के तत्व, ये एस ब्लॉक के तत्व थे। बीच वाले जो आते हैं बेटा, इनको कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। मतलब डी ब्लॉक कहाँ आता है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है। सही है। अच्छा देखो, टोटल हम वर्गों की बात करें तो वर्गों की संख्या 1 2 फिर 3 4 5 6 7 12 तक यहाँ तक चलती थी। देन 13 14 15 16 17 और ये 18 तक यहाँ चलती थी। ये कुल वर्गों की संख्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, टोटल 18 होते हैं, सब अच्छे से जानते हो, उसमें बताने की जरूरत नहीं है ना। जो डी ब्लॉक है ये वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक आता है ना। 1 और 2 एस ब्लॉक में आते हैं, 13 से 18 पी ब्लॉक में आता है, 3 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक में आता है। क्लियर है बात। टोटल आवर्तों की संख्या की बात करूँ, नंबर ऑफ पीरियड्स की, तो ये टोटल होते हैं बेटा 7। टोटल कितनी होती है संख्या? इस तरीके लाइन है 7, है ना। 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, एन की संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 2 3 4 एंड अप टू 7 तक। ठीक है, ये लिख ही देते हैं ना। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आवर्तों की संख्या होती है कुल। अब इसमें जो बेसिकली बात है बेटा समझने वाली, कि जो डी ब्लॉक की एंट्री होती है ना, वो 4th आवर्त से स्टार्ट होती है ना। इससे पहले डी ब्लॉक, थर्ड वाले में डी ब्लॉक नहीं है, वो इसी खाली लाइन में जा रहा है जिसमें बीच में स्पेस खाली है। डी ब्लॉक की एंट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? चौथे से। तो चौथे आवर्त से लेकर 7वें आवर्त तक डी ब्लॉक रहता है। ठीक, अच्छा डी ब्लॉक के लिए जब भी बातें करोगे ना बेटा, डी ब्लॉक हमेशा n-1 कोस के पर्पज से बात की जाती है। कौन सी सेल होती है बेटा? n-1। n का मतलब क्या है? ये आवर्त की संख्या को दिखा रहा है। मैं ये ऐसा कहना चाह रहा हूं, अगर n बराबर 4 है, इसका मतलब डी की बात करूंगा तो उसके एक अंदर जाना पड़ेगा, n-1, तो 4 की जगह 3 आएगा। समझ गए? तो 4th वाली में पहली जो लाइन आएगी वो कौन सी आएगी? 3D। क्लियर है बात। ऐसे क्या कह रहा हूं, 5th वाली में जाओगे तो 5th वाली के लिए कौन सी लाइन आएगी? 4D। सिमिलर कौन सी आएगी? 5D। और लास्ट कौन सी आएगी? 6D। आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से आवर्त आते हैं डी ब्लॉक में? 4 5 6 7। कौन कौन से आवर्त आते हैं? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सही है। लेकिन जो डी ब्लॉक होता है इसको डी के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो n-1 कोस के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। n-1 यानी कि 4th होगा तो 4 में n-1 यानी 4 -1 करेंगे तो 3D आएगा। अगला 4D 5D और 6D। कुल मिलाकर के डी ब्लॉक को 4 सीरीज में डिवाइड करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में बांटते हैं। एक होगी 3D सीरीज, 3D श्रेणी, एक होगी 4D सीरीज, 4D श्रेणी, 5D सीरीज, 5D श्रेणी एंड 6D सीरीज, 6D श्रेणी। ठीक है। डी ब्लॉक तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं बेटा? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहती है। इनके जो रासायनिक गुण होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो संक्रमण का मतलब क्या है? एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, इसलिए संक्रमण वाली प्रॉपर्टी। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना बेटा, वो परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित का मतलब बदलती रहती है। ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है इनकी? परिवर्तित रहती है, फिक्स नहीं होती, है ना। ये सिचुएशन के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता है। हालांकि सबका स्टेबल का होना का तरीका अलग अलग है, कोई किस में स्टेबल रहता है, कोई किस में रहता है, बट चेंज कर सकता है। तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। पहली चीज, एस और पी ब्लॉक के बीच में इनके गुण दर्शाते है ना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में इनके गुण होते हैं। दूसरी बात, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है? परिवर्तित। इसलिए डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं हम? संक्रमण तत्व। एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है बेटा? परिवर्तित से क्या होता है? ऑक्सीकरण अवस्था को बदलता है, जिससे इसकी अभिक्रिया करने की जो क्रियाशीलता है वो कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए संक्रमण कह देते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था भी क्यों दिखाता है? क्योंकि जो डी उपकोष होता है, ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं ना, डी कक्षक की बात कर रहा हूं ना, डी कक्षक जो होता है ना, डी, ये वाला डी, ये जो पाया जाता है बेटा, ये एम्प्टी, मतलब ये रहता है खाली, पूरा भरा हुआ नहीं होता। ठीक है, डी को आप देखोगे तो डी कक्षक को कुछ इस तरीके से, डी उपकोष को कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा? डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये पढ़ा होगा 11th क्लास में। टोटल 5 होते हैं। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। टोटल 5 में अधिकतम कितने आएंगे? 10। तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं हमेशा ही भरे हो। जैसे अभी 4-5 भरे हुए हैं तो बाकी जगह खाली होगी, उस जगह इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, चले जाते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आसानी से होता रहता है। डी ब्लॉक को ये खाली जगह मिलती है, बेस मिला रहता है कि इलेक्ट्रॉन आ जाओ, इलेक्ट्रॉन चल जाओ, है ना। तो इसलिए इन तत्वों को मिला जुला कर क्या कह देते हैं हम? संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व में 3 चीजें बता दी बेटा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में इनके गुण दर्शाते हैं। दूसरी बात, ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित करते हैं। तीसरी बात, ऑक्सीकरण अवस्था क्यों परिवर्तित करते हैं? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होता है इसमें वो खाली मिलता है। ठीक है, तो खाली मिलता है तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता रहता है, इस वजह से ऑक्सीकरण अवस्था भी बदलती है, इसलिए इनके गुण भी बदलते रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? संक्रमण तत्व। क्लियर हुई बात। लेकिन क्या होता है, जो लास्ट वाले यहाँ मिलते हैं ना 4 तत्व, 4 सीरीज है, चारों सीरीज के जो सबसे आखिरी तत्व होते हैं ना, ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। चारों देखो टोटल क्या होते हैं ना, 10 लाइनें होती है, एक लाइनें कितनी है? 4, 4 में से टोटल 10 तत्व है, टोटल 40 हो गए। 40 में से लास्ट के जो 4 होते हैं इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते। है तो डी ब्लॉक के तत्व, पर सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। लास्ट के 4 छोड़ दो, है ना। कौन कौन से अभी डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है तो फिर बात आती है बेटा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं ना। तो देखो, एक तो हमें समझ में आ गई 3D सीरीज होगी, एक होगी 4D सीरीज, एक होगी 5D सीरीज और एक होगी 6D सीरीज। डी ब्लॉक में हम जो पहले पढ़ रहे हैं वो डी ब्लॉक पे पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक इसके बाद में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, डी ब्लॉक की स्टार्टिंग जो होती है ना बेटा, स्कैंडियम से होती है। कहाँ से होती है? स्कैंडियम। ज़्यादा पास पास तो नहीं होगे ना, ठीक है।
टोटल कितनी सीरीज बताइए बेटा इसमें? 4 सीरीज। चारों सीरीज दिख गई होगी, चारों सीरीज दिख गई ना? ठीक है भाई, एक होती है 3D सीरीज, एक होती है 4D सीरीज, अगली है 5D सीरीज और लास्ट वाली है 6D सीरीज। अब इनमें है ना देखो कुछ चीजें जो समझा रहा हूँ बेटा उनको ध्यान से सुनते रहना आप। देखो टोटल यही होंगी, 4 सीरीजें होंगी है ना, 3D 4D 5D 6D। स्टार्टिंग जो होती है ना वो होती है परमाणु क्रमांक 21 से। 3D श्रेणी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 21 नंबर से, है ना। 21 स्कैंडियम आता है, फिर 21 से लेकर 10 तक चलोगे तो लास्ट आ जाएगा जिंक 30 नंबर पे, है ना। तो 3D श्रेणी कहाँ से कहाँ तक हो गई? 21 से लेकर 30 तक। 3D श्रेणी कहाँ से कहाँ तक हो गई? 21 से लेकर 30 तक, ठीक है, 21 से 30 स्कैंडियम से लेके जिंक तक। दूसरी बात करें 4D सीरीज। 4D सीरीज होती है बेटा 39 है ना। ईट्रियम, वाई को बोलते हैं ईट्रियम, वाई को क्या बोलते हैं? ईट्रियम, है ना। ईट्रियम से लेकर के और लास्ट आता है बेटा कैडमियम CD, है ना। कैडमियम कौन से नंबर पे आ गए? जरा 10 जोड़ के बताना उस पर कितना है। ये आ गए, ठीक है। देन उसके बाद में बात करें बेटा ये होता है लेंथेनम La, है ना। इसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा 57। अब स्पेशल बात सुनना ध्यान से, 57 के जस्ट बाद अगला कौन सा आएगा? 58 नहीं होता, ये डायरेक्ट आता है बेटा 72, फिर आगे 73, 74 और अप टू 80 तक चला जाएगा, 80 तक, है ना। तो चेंजिंग कहाँ आई? इस जगह आई बीच में, 57 के बाद में बेहतर, है ना। ऐसे ही एक्टिनम की बात करें बेटा, एक्टिनम होता है ना, ये लेंथेनम होता है La, इससे लेके मरकरी Hg तक होता है। अब बात करें 6D श्रेणी की, ये होता है बेटा 89 के बाद 90 आना चाहिए, पर 90 नहीं आता, डायरेक्ट आता है 104 रदरफोर्डियम, है ना। एक्टिनम फिर रदरफोर्डियम आता है और इसके बाद में सीधा Cn पे पहुंच जाते हैं कॉपरनीशियम 112 112। ये इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। अभी तक को क्या क्या समझ में आया? 3D श्रेणी 21 से 30, 4D श्रेणी 39 से 48, 5D श्रेणी में पहला एलिमेंट तो 57 है, उसके बाद दूसरा आता है 72 से 80, है ना। और 6D श्रेणी में पहला तो हो गया 89, फिर 104 से लेके 112। क्लियर हो गई ना बातें? ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ तक की बातें सही चल रही है भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसके बीच के जो एलिमेंट्स गायब है बेटा, ये गायब हो गए ना इसके बीच के, ऐसे यहाँ के भी थोड़े से गायब है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के बेटा अलग अलग सीरीज बनाती है, इसको बोलते हैं हम लेंथेनाइड श्रेणी। देखो ये तत्व कौन सा जो पहले आ रहा है, इससे पहले लेंथेनम, लेंथेनम के जो बाद वाले तत्व होते हैं उनको बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी वाले, है ना, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक के बेटा? ये 58 से लेकर 71 तक। टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। ऐसे ही सिमिलर यहां से बात करोगे आप, है ना, इसमें भी ऐसे ही आएंगे बेटा। इसकी भी बात करोगे तो इसमें भी ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। इस श्रेणी को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है। एक्टिनाइड श्रेणी की स्टार्टिंग तो 89 से, ये 89 पे एक्टिनम था, एक्टिनम के हिसाब से एक्टिनाइड रखा। इसके बाद में 90 से लेकर के 103, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? दैट इज 40, है ना, 14 ही होंगे, 40 है ना, वही 14 हो गए। और इसके अलावा ठीक है, इतनी ध्यान रखनी है अभी तो, क्लियर है यहाँ तक का, है ना। तो अभी हमें समझ में आ गया, ये डी ब्लॉक था, डी ब्लॉक में पूरा इनके समझ में आ गया कि 21 से लेकर 30 तक हो गया 3D श्रेणी। 4 सीरीज होती है ना, ठीक है, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। कहाँ से कहाँ तक है ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। इनके बीच में 58 से 71 और 90 से 103, ये दोनों, ये 14 एलिमेंट्स अलग निकाले गए हैं। ये दोनों आते हैं बेटा F ब्लॉक में, ये दोनों सीरीज किस में आती है? F ब्लॉक में। मतलब F ब्लॉक को D ब्लॉक के अंदर से निकाले, एक तरीके से देखा गया था ना। अच्छा, इनको कौन से वर्ग में रखा गया? देखो हम कहते तो ऐसे टोटल कितने वर्ग होते हैं? 18, है ना।
इसमें अपने आप में 14 तत्व तो 14 लाइन हो गया ना, 14 वर्ग होंगे इसके अंदर, पर ये अलग से कोई वर्ग के हिस्सा नहीं है। ये क्या है ना बेटा, इससे पहले वाला इनका जो मेन हेड होता है ना वो यही है भाई। लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रही है उसको लेंथेनाइड श्रेणी का, मतलब मुखिया इनका कौन है, लेंथेनम ही है, इसके हिसाब से चल रहा होगा, है ना। ठीक है, तो ये लेंथेनम कौन से वाले में था, तीसरे वर्ग में, तीसरा ही था ना ये, तीसरा चौथा पांचवा इस तरीके से चल रहा था। और कहाँ तक जा रहे थे बेटा, 12 तक। तो तीसरे वर्ग में आता है ये, मतलब लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, इन दोनों को तीसरे वर्ग का ही सदस्य माना जाता है। क्यों, क्योंकि इनके जो मुखिया होते हैं वो लेंथेनम और एक्टिनम, वो दोनों के दोनों तीसरे वर्ग में ही होते हैं, और उन्हीं के बाद ये सीरीज स्टार्ट होती है, तो उनके हिसाब से इनको प्रॉपर्टीज को रखा गया है ना। तो एफ ब्लॉक के जो 14 दो श्रेणियां बनी हुई है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दोनों के दोनों तीसरे वर्ग के सदस्य है। अब एफ ब्लॉक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हमें, है ना भाई, इतना सा आइडिया तो लग गया। एफ ब्लॉक जो होता है बेटा ये तीसरे वर्ग के सदस्य है। दूसरी बात, दो श्रेणियों में बांटे गए, एक लेंथेनाइड श्रेणी, एक एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी 58 से 71 है, टोटल 14 एलिमेंट्स, है ना। एक्टिनाइड श्रेणी 90 से लेकर 103 तक है, 14 एलिमेंट्स। ठीक है, ये एफ ब्लॉक हो गया, ये ऊपर वाला डी ब्लॉक हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक की बातें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखो जो 3D श्रेणी होती है ना बेटा, अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको क्या कहते हैं हम, डी ब्लॉक तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक वाले तत्वों को क्या कहा जाता है बेटा, संक्रमण तत्व। ठीक है, लेकिन अभी फिर बताया था मैंने, लास्ट वाले जो 4 तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व नहीं होते। कौन कौन से नहीं होते, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम Cn, ये चारों एलिमेंट्स है जो संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, पूछता है क्यों नहीं है, तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझ लो बेटा, डी इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग होती है इसमें, डी में 1, डी में 2 और इस तरीके से चलता चलता लास्ट में कितना पहुंच जाएगा, डी में 10। डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 ही आते हैं, है ना। तो तीसरे वाले में डी में 1 से लेकर डी 10 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाले जो आते हैं ना, इसमें डी जो कक्षक होता है ये पूरा भरा हुआ रहता है ना। पूरा भरा हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन के आने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि पूरा भरा हुआ है तो स्थायी तो जाएगा भी नहीं, है ना। अपने आप में स्थायी हो गया तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ये कहा था संक्रमण तत्व, क्यों कहा था इसको, तो आपको बताया था ऑक्सीजन अवस्था बदलता है, इलेक्ट्रॉन डी कक्षा खाली होता है, जब वो खाली नहीं है तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा ना ऑक्सीजन अवस्था बदलेगा, इसलिए वो संक्रमण तत्व में नहीं आते। ठीक है, अभी ये बता रहा था कि डी ब्लॉक के सबको क्या कहते हैं, संक्रमण श्रेणी। संक्रमण श्रेणी टोटल कितनी होगी, 4 ही है। जो 3D नंबर की है ना बेटा, 3D श्रेणी को बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। संक्रमण श्रेणी में तो पहली यही है ना, तो 3D श्रेणी को क्या कहते हैं, 3D श्रेणी को क्या कहा जाता है बेटा, प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी। ऐसे बताओ 4D को क्या कहेंगे, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। 5D को क्या कहेंगे, तृतीय संक्रमण श्रेणी। एंड सिमिलर इसी तरीके 6D को क्या कहते हैं बेटा, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। टोटल 4 संक्रमण श्रेणियां हैं, चारों ध्यान रखना, 3D 4D 5D 6D ना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इसी बोलेंगे ना। क्लियर है यहाँ तक का, बस ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे ना। ठीक है, सबसे पहला काम आपका, देखो चैप्टर में 2 चीजें बेटा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक। सबसे पहला काम क्या है अपना, डी ब्लॉक, है ना। ठीक है, आप इसको बना लीजिए। एन का मतलब क्या मान दे रखे बेटे, ये आवर्त है ना, ये आवर्त और इधर वर्ग है। ठीक है, केवल ये टेबल ही बनानी बेटा ना, और इसके साथ में ये भी लिख लेना आप, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड।
अभी एक एक तत्वों को अलग से पढ़ेंगे, आप ऐसे मत सोचना भाई हो गया इसी में ना, एक एक पढ़ेंगे श्रेणी को अलग से भी। लिख लिया बेटा, बाकी चीजें मैं लिखवाऊंगा इधर का, वैसे आपको तो है ना ये टेबल और इधर नीचे के दोनों, ये दोनों लाइन है ना, इतना ही लिखना है। बाकी अभी एक एक चीज लिखेंगे अपन, सारी नोट करेंगे ना। हो गया, कर बेटा स्टार्ट, है ना। तो हेडिंग डालो डी ब्लॉक के तत्व, इसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे है ना, डी ब्लॉक के तत्व। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, डी कक्षक में प्रवेश करता है,
उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लाइन चेंज मतलब पॉइंट वाइज लिखते रहना बेटा, है ना। अगला पॉइंट लिखो, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इनके रासायनिक गुणधर्म एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य पाए जाते हैं। एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य पाए जाते हैं तथा डी कक्षक रिक्त होने के कारण अपनी परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते हैं। डी कक्षक रिक्त होने के कारण अपनी परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें लिखवा दी मैंने इसमें ना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, जिंक, ये जिंक Zn है ना, कैडमियम Cd, मरकरी Hg तथा कॉपरनीशियम है ना Cn। चारों एलिमेंट ये लिखना बेटा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। लिख लिया जा रहा हूं, जिंक, कैडमियम, मरकरी तथा कॉपरनीशियम संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं क्योंकि इनमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। पूर्ण रूप से भरा होता है। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डी ब्लॉक तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये चारों लिख दो बेटा। 3D श्रेणी लिखोगे, उसके आगे लिखोगे प्रथम संक्रमण श्रेणी, ऐसे ही 4D श्रेणी लिखोगे, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ऐसे चारों लिख दो।
लिख दिए बेटा। अगले पॉइंट में लिखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा सुनो ध्यान से ना, अगर आपसे पूछे पूरे डी ब्लॉक का, है ना, तब तो क्या बताओगे? देखो पूरे डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे ना, तो आपको क्या करना है बेटा, n-1 इसमें तो रखना है d और n में रखना है s, है ना। s वाला बाहर होगा और d जो होता है उसके अंदर रहता है, n-1 में रहेगा हमेशा। ठीक है, क्या लिखा बेटा, n-1 d ns। d के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 10 तक जा सकती है, किसी में 1 किसी में 2, अधिकतम 10 हो सकती है। s के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। अब बेटा क्या होता है, 2 भरने के बाद में इसमें आता है, लेकिन बीच बीच में अपने आप को ये स्थायी करते हैं तत्व, इसलिए कभी s के इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, कभी वापस उसमें दे देंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वैसे तो कभी 1 होगा कभी 2 होंगे, लेकिन एक केस ऐसा है इस पैलेडियम का, पीडी का, जिसमें s के इलेक्ट्रॉन की संख्या ही 0 हो जाती है, जिसमें s के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है? 0, केवल 1 पूरे डी ब्लॉक में, बाकी 0 किसी में नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी लिखने के लिए तो फिर लिखना ही पड़ेगा 0 से 2, अदरवाइज हम 1 से 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन एक पैलेडियम ऐसा है जिसमें s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0। क्लियर हो रही है ना बात? ठीक है, तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अब आपसे पूछ ले केवल एक ही श्रेणी के लिए, बताओ आप तो प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D श्रेणी का बताओ। पूरे डी ब्लॉक का नहीं पूछ रहे हम, किसका पूछ रहे? केवल 3D श्रेणी। तो मतलब d के लिए कितना आना चाहिए? 3। तो ध्यान से रखना, n-1 का मतलब तो हो गया 3D, तो ये हो जाएगा 4s। समझ रहे हो क्या इसका, है ना। d में इलेक्ट्रॉन वही 1 से 10, s में इलेक्ट्रॉन क्योंकि तुम्हें बताया 0 तो केवल पैलेडियम में आता है, दूसरी वाली लाइन में, पहली लाइन में तो या तो 1 या फिर 2, या तो 1 या फिर 2, 1 से 2 ही रहेंगे। अब मैं बोलूँ नहीं 4D श्रेणी का बताओ, तो d के लिए 4 आ जाएगा यहाँ, तो क्या लिखोगे बेटा? 4D 1 to 10 5s 0 से 2, क्योंकि 0 इसी में आ रहा है, पैलेडियम इसी में 4D में ही। 5D श्रेणी के लिए पूछो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या हो गया? ठीक है सर, 5D कर दो 1 to 10, 6s कर देंगे 1 to 2। 0 तो केवल पैलेडियम में आ रहा था 4D में ही। 6D की बात करें, 6D श्रेणी की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 6D कर देंगे 1 to 10 और 7s हो जाएगा 1 to 2। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पूरे डी ब्लॉक का पूछे तो ये रहा, किसी एक एक श्रेणी का पूछे तो ये लिख दिया, एक एक तत्व का पूछेंगे वो भी पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, ये पूरा ऐसे कैसे लिख दो।
हो गया? समझ में आ रहा है सारी चीजें अभी तक, है ना? ठीक है, तो आगे चले। अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले 3D श्रेणी को, है ना? ठीक है, तो हेडिंग डालो 3D श्रेणी। थ्री डी श्रेणी। ठीक है, अब देखो बताओ, इसको पहले हम इस तरीके से पढ़ेंगे। एक पहले तो पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक, अभी बाद में बनाना, एक बार समझ लेना ना। तो आपको पता है परमाणु क्रमांक तो छोटा रहेगा, है ना भाई? परमाणु काउंटिंग ही तो लिखनी है, तो उस हिसाब से छोटा ही कॉलम बनाना। फिर जो भी तत्व आएगा, एलिमेंट आएगा, उसका सिंबल लिखेंगे। ये भी छोटा ही आएगा, सिंबल ही तो लिखना है ना? उसका नाम लिखा जाएगा आगे, नाम का कॉलम थोड़ा बड़ा रख देंगे। ओके, उसके बाद में नाम हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ इसका चलो ट्रिक लिख देते हैं साथ में ना। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक ट्रिक लिखेंगे ना। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कॉलम सबसे बड़ा रखना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पर जो चाहिए वो इतना, है ना? और लास्ट में एक ट्रिक के लिए भी लिख देते हैं ना भाई, वो भी लिख लेंगे अपन, कैसे इसको याद करेंगे, क्योंकि एक एक सीरीज पढ़ेंगे अभी, है ना? ठीक है, तो कुछ ऐसे ही रखेंगे अपन, समझ गए ना? अब इसमें क्या है बेटा, देखो भाई 21 से स्टार्ट थी 3D श्रेणी, है ना? 21, 22, 23, 24, 25, 30 तक कर दोगे आप। ठीक है भाई, वही स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक, इनके नाम इनके आगे लिखने ऐसे कैसे, तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा। स्कैंडियम पहले एक बार बना लो इतनी, फिर करते हैं आगे, है ना? वैसे तो सारे नाम अभी बोल दिए, लेकिन फिर भी एक एक बोल के मैं वापस लिखवा दूंगा ना। ये जो ट्रिक वाला कॉलम बेटा, आपको जो पुरानी याद है कोई सी भी, अगर याद है ना तो उसको ही लिख लेना। जरूरी नहीं है मैं बोलूँ जो ही लिखनी है ना, अपने हिसाब से जैसे याद हो रही है वैसे याद कर लेना, कोई इशू नहीं है। जिसको कुछ नहीं पता उसके लिए लिखवा रहा हूँ, बाकी पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई लिखने की, है ना? आप अपने हिसाब से जो आपको याद है वही लिख लो इसमें सीधी। हो गया क्या यहाँ तक? करे भाई, देखो बेटा, अच्छा इनके नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, फटाफट लिखो इसके आगे। स्कैंडियम,
TI को लिखना टाइटेनियम, लिखते रहो आप ना, टाइटेनियम। V को क्या कहते हैं बेटा? वेनेडियम, वेनेडियम। Cr क्या होता है? क्रोमियम। Ml मैग्नीज। Fe आयरन। Fe क्या होता है? आयरन, है ना। कई बार फेरस भी मिल जाएगा एक, है ना, लेकिन फेरस क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, इसलिए वो नहीं लिखते, आयरन नहीं लिखेंगे, है ना। CO क्या होता है? कोबाल्ट। Ni निकेल। Cu कॉपर एंड Zn जिंक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नाम तो ऑलमोस्ट जानते होंगे आप, है ना, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, उससे पहले एक और छोटी चीज बताता हूँ। इधर देखो भाई, इसमें क्या होता है बेटा, आपको पता है 4th नंबर से स्टार्ट होती है 3D सीरीज, और मैं 18वें वर्ग की बात करूँ ना, तो हीना नीना इसे याद किया होगा ना आपने, सही है ना। तो 4th नंबर पे मतलब क्रिप्टॉन वाले पे आके तो ये मैच हो रही है, सही है ना भाई। 4th वाली आवर्त है तो 4th आवर्त तो क्रिप्टॉन पे जाएगा, पहला दूसरा तीसरा ये 3 रह रहे होंगे ऊपर। अब क्या होता है बेटा, जब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इससे पहले वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसका सबसे लास्ट वाला अक्रिय विन्यास को लिखा जाता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 3D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इसके लिए आएगा ऑर्गन, ऐसे 4D का लिखूंगा तो फिर क्रिप्टॉन, 5D का लिखूंगा तो जिनोन, और 6D का लिखूंगा तो रेडॉन। एक पहले का अक्रिय विन्यास लेना पड़ेगा। अभी हम 3D का लिख रहे हैं तो कौन सा लिखेंगे बेटा? आर्गन, ठीक है ना। तो आर्गन से स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले तो लिखा जाएगा आर्गन को इस तरीके से लिखा जाएगा ब्रैकेट में, है ना। अब क्या था बेटा इसका 3D वाले में, तो 3D आएगा, ये था 3D 1 to 10, 4s 1 to 2, यही था ना, ठीक है। तो आर्गन आ गया 3D 1 हो जाएगा, 4s 2 हो जाएगा। स्टार्टिंग में s पूरा भरा हुआ है, D में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है स्कैंडियम का। वेनेडियम में क्या होगा? 2 हो जाएंगे, तो D के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कर देंगे? 2, 4s2। ऐसे ही फिर अगले में कितने हो जाएंगे बेटा? 3, 4s2। तो ध्यान से सुनना, जो 3D श्रेणी होती है ना, एक तो 4 और एक 9, ये दोनों अपवाद है, D में ये नहीं आएंगे। 3D श्रेणी में, 3D श्रेणी में एक तो 4 नहीं आएगा और एक 9 नहीं आएगा D के अंदर, है ना। 3D श्रेणी में 2 एक्सेप्शन याद रखने हैं, 4 और 9। ना तो D में कभी 4 बढ़ना है, ना ही D में कभी 9 बढ़ना है कायदे से। अब अगले वाले में कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, और 4 हमको पता चल गया नहीं आएगा। नहीं आएगा तो S का उठा के इधर ले लेते हैं, 4 की जगह डायरेक्ट कितना कर देते हैं? 5, और इधर S में कितना रह गया? 1, इसलिए अपन ने वो 1 और 2 लिखा था। अगला फिर लिखेंगे तो कोई बात नहीं, कहाँ से एक उधार इधर से उठाया था ना अभी, तो उधर से उधर ही देंगे उसको, पहले फिल कर दिया, अभी 5 रहेगा। मतलब 4 और 5 होता है ना, उसकी जगह 5 5 लिख दिया, 4 की जगह भी, वो S वाले को 1 कर दिया। अब हो गया वो तो वापस, अब 5 का कितना आएगा? फिर 6, फिर कितना आएगा? 7, फिर कितना आएगा? 8, अब कितना आएगा? 9, लेकिन 9 तो नहीं आता, 9 फिर एक्सेप्शन में आ गया, 9 की जगह फिर कितना कर देंगे? 10, तो S में कितना बच गया? 1 बच गया, और वापस अब S में भर देंगे ना, तो 3D 10, 4s2। तो 2 याद रखने हैं हमको, तो कौन कौन से? एक तो 4 नहीं आना, एक 9 नहीं आना, ठीक है ना। लिख दो फटाफट पूरा। आर्गन तो आएगा ही आएगा 3D श्रेणी से पहले, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आर्गन तो लिखना ही लिखना है।
एक एक अलग से रटे नहीं जाएंगे, ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, है ना। तुम सोचो सर हम तो डायरेक्ट रट्टा मार लेंगे, वो थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेगा। इसको तो फिर भी क्या ये तुम्हारी याद करी हुई होती है, आगे वालों में यही दिक्कत आएगी तो शुरू से करना पड़ेगा एक बार, है ना। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक वाला सिस्टम ये बेटा, तुम्हें जो आती है तो वो लिख दो, नहीं आती तो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो चुपचाप, है ना, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं, देखो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, सुन लेना, पहले सुन लेना फिर लिख लेना ना। ये देखो ऐसे के लिए सचिन तेंदुलकर, वैसे बता रहे ना, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में। अब वर्ल्ड तो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, लेकिन वो लिंक करते हैं, अपने को कोई लेना देना नहीं इतना ना। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, है ना, फिर कोई नया कप जीतेगा। बस लाइन है, कुछ नहीं, आपको जो पता है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ना। मैं कोई ऐसा कंपलसरी वाला सिस्टम नहीं इसमें। क्या क्या लिखा था पहले वाली वाला, अब इसमें यही लिख दो, तो इस तरीके से लिखते रहो। बाकी पता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना, ये लिख रहे हो तो ये ऐसे लिख देना ना। पहले में क्या आएगा सचिन, दूसरे में क्या आएगा तेंदुलकर, तीसरे में क्या आएगा वर्ल्ड, चौथे में क्या आएगा क्रिकेट, समझ गए ना, इस तरीके से लिखने हैं। पांचवें में सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप। देखो मेरे को भी याद नहीं रहती, मैं तो खुद ट्रिक याद नहीं रहती है जो बता रहे हैं ना, ठीक है। इसीलिए तुम तो थोड़ा सा पढ़ोगे ना जब भी समझ में आएगा सही, तो ठीक है। बाकी तो आप पढ़ोगे ना, इसको 2-4 बार लिख लोगे, पढ़ लोगे तो वो वैसे ही याद हो जाएगी। ये तो ठीक है, एक मन में रहती है कि सर ने लिखवाया नहीं, कुछ बताया नहीं, इसलिए लिखवा देता हूँ, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है सर। हो गया, है ना। तो ये 3D श्रेणी के लिए हुआ। ऐसे ही अपन को 4D पढ़नी है, ऐसे ही 5D पढ़नी है, ऐसे ही 6D पढ़नी है ना। सब में क्या पढ़ने हैं, उनके देखो नाम पढ़ने, है ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने, ठीक है। नाम, सिंबल और प्रतीक और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या नाम है इसका, क्या नाम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। 2, 4, 5, 10 बार बोलोगे तो याद होंगे। सोचो तुम, हमको तो एक बार में याद हो जाए, नहीं होंगे, भूल जाओगे, है ना। रिपीट करोगे तभी जाके चैप्टर चलेगा काफ़ी लंबा, जब तक धीरे धीरे इसको समझते रहना, रेगुलर इनको बोलते रहोगे, नाम पढ़ते रहोगे तो याद होंगे, ठीक है। कोई ऐसी घुट्टी नहीं है जो एक बार पिला दी और सारी चीज़ याद हो जाएंगी, ओके। तो चलो आज तो हम इतना ही रोकते हैं, तुम एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, वो आप करके लाओगे। जैसे ये टेबल बनाई है ना, वैसे हमें आगे की टेबलें बनानी है। ये 3D के लिए बना दी, अब तो 3D का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें से ये 3D वाली उठाई थी। ऐसे ही हमको 4D, 5D और 6D में बनानी है, ठीक है। तो आप घर से केवल टेबल और इसमें परमाणु क्रमांक उसके वो लिखवा रखे मैंने, और उसके तत्व, उसके नाम भी मैं लिखवा दूंगा। अगर नाम का सोर्स हो आपके पास तो नाम लिख लाना, नहीं मैं नहीं कह रहा कोई कंपलसरी है। बाकी 2 चीज़ें मैं लिखवा चुका हूँ ना, ये तो लिख के लाओगे आप। नाम के पास अगर कोई सोर्स हो तो लिख लाना आप आराम से, नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, मैं बता दूंगा एक एक। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये मैं लिखवा दूंगा, है ना, सबके लिए लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही 3D के लिए जैसे बनाई है टेबल, ऐसी 4D की टेबल बना लेना पूरी, ताकि कल डायरेक्ट लिखवाने का काम रहे। पहले 4D, फिर 5D, फिर 6D, तीनों के लिए, है ना। चारों श्रेणियों के लिए बनानी है अपने को, ठीक है। एक के लिए तो अभी बना दी, बाकी 3 के आप बना के लाओगे, उसमें ये तीनों चीज़ खाली छोड़ लाना बेटा ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो खाली छोड़ देना, ये मैं समझाऊंगा पूरा। समझाने की चीज़ यही है, उसमें कुछ नहीं समझाना मेरे को ना, ठीक है। बाकी नाम अगर मिल जाए तो लिख लेना, नहीं मिले तो मैं लिखवाऊंगा एक, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। कर लाओगे ना ये काम, ठीक करके लाना, ताकि क्या है थोड़ा सा टाइम कम खर्च होगा, क्योंकि तुम बनाओगे फिर टाइम लगेगा ना, उससे अच्छा डायरेक्ट बस लिखवाने का काम रहेगा फिर सीधा, ओके। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।